हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वेद प्रकाश कोचिंग सेंटर में। कल हम लोग पढ़े थे कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर तथा निरक्ष पर वैद्युत विभव। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव। चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लिख दे रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव के व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या चीज, इसका फिगर। फिगर समझते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे क्या चीज, एक वैद्युत द्विध्रुव। तो मान लीजिए ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, जिसको जानते हैं आप लोग समान परंतु विपरीत आवेश को हम क्या करते हैं, अल्पतम दूरी 2l पर रखते हैं। और समझना। अच्छा, व्यापक बिंदु का मतलब होता क्या है, आपको पहले लेसन में भी हम बताए थे कि जब किसी बिंदु को ना तो उसके अक्ष में और ना ही निरक्ष में लेते हैं, यानी कि इस वैद्युत द्विध्रुव से किसी कोण पर यदि कोई बिंदु लेंगे तो वही कहलाता है क्या चीज, व्यापक बिंदु। तो आइए समझते हैं। मान लीजिए इसका मध्य बिंदु क्या है, यहाँ पे O है, और इससे थीटा कोण बनाते हुए R दूरी पर एक बिंदु क्या लिया गया है, P लिया गया है, और उसी बिंदु पर हमें क्या करना है, विभव की गणना करनी है। ठीक ना। आइए चलिए देखते हैं। एक काम करते हैं, जो माइनस क्यू अवेश इसको आप ए मान लो, और यहाँ प्लस क्यू अवेश पर इसको आप क्या मान लो, बी मान लो। तो इस ए से हम क्या कर रहे हैं, इस बिंदु पी को मिला दे रहे हैं, और फिर बी से भी क्या कर रहे हैं, इस बिंदु पी को मिला दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, चूंकि ये मध्य बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, एल, और ओ से बी तक की दूरी क्या होगी, एल। ठीक है। अच्छा, अब इसे थोड़ा समझिएगा कि यदि हम ए पे और ओ पे देखें तो दोनों में से किसकी लंबाई अधिक है, देखने पे ही पता चल रहा है कि एपी क्या है, एपी की लंबाई बड़ी है। अरे सुनना, तो हम करेंगे क्या यहाँ पे कि इस ओ को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे, डॉट डॉट करके क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और इस ए से इस पर हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे। हर सुनना, और इसको करना किसके बराबर है, तो इसे एपी के बराबर, और यहाँ पे हम बिंदु मान लेते हैं क्या चीज, सी। अब समझिएगा, यहाँ पे हमने लंब डाला तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना अंश का हो जाएगा, 90 अंश का। अरे सुनना, फिर इसी प्रकार यहाँ पे थोड़ा और समझिए, यदि ओपी और बीपी देखें तो इसमें बड़ा कौन, ओपी। अरे सुनना, तो हम अब फिर क्या करेंगे कि अब बी से इस ओपी पर हम लंब डालेंगे, यानी यहाँ पे जो कोण बनेगा ये कितना बनेगा, 90 बनेगा, और ये हम ऐसा लंब डालते हैं कि ये डीपी बीपी के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अरे सुनना, तो अब यहाँ पे हम करते क्या है कि इस ओडी और तथा ओसी की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले देखेंगे हम लोग त्रिभुज AOC में। और समझ चुकी यहाँ पे 90 अंश है, तो 90 अंश का सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, और निकालना क्या है हमें, OC। और सुनना, तो ये आपका हो गया कर्ण, ये हो गया क्या चीज, आधार। कर्ण और आधार में संबंध किसका होता है, तो याद रखिएगा, काश का। और सुनना, चलिए आइए देखते हैं हम यहाँ पे त्रिभुज ACO में। अब यहाँ पे यदि हम cos थीटा ले लें तो cos थीटा बराबर आप लोग जानते हो, अगर थीटा आपको कैसे पता कि यही चीज आधार है, तो एक चीज समझिए, यहाँ पे थीटा एंगल दिया गया है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। किसकी वजह से, तो शीर्षा विमुख कोण से, और इस कोण को यदि लेंगे तो इसके सामने की वजह क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो बचा ये क्या चीज, आधार। तो देखिए हमें आधार भी निकालना है, और कर्ण क्या है हमें पता है, तो आधार और कर्ण में संबंध किसका होता है, तो काश का, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस लिखे हैं। और काश बराबर होता क्या है, यहाँ पे एक बार लिख दे रहे हैं, आधार बटा में कर्ण, और आधार का मान कितना नहीं पता है, क्या चीज, ओसी। तो ये हो गया ओसी, और बटा में कर्ण कितना दिया गया है, ए ओ। तो यदि यहाँ पे हम मान रखें तो ओसी और ए ओ का मान कितना, एल, तो ओसी का मान हो जाएगा क्या चीज, एल कॉस थीटा। और समझना, इसी प्रकार और समझिए, यदि OD का मान निकाले तो यहाँ पे थीटा दिया गया है,
तो जिस कोण को लेंगे उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब। और 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। तो ये हो गया आपका लंब, ये हो गया कर्ण, और ये हो गया आधार। और ये हमें आधार ही क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ये आधार हो गया और ये क्या हो गया? कर्ण। फिर आधार और कर्ण में संबंध किसका? काश का। तो फिर कौन सा त्रिभुज? ओ डी बी में। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ओ डी बी में यदि काश हम लगा दें तो काश बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। और आधार है यहाँ पे क्या? ओडी। और कर्ण का जो मान है वो है एल। तो यहाँ से ओडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो एल कॉस थीटा। ठीक है, अब थोड़ा समझिएगा। अब एपी किसके बराबर? सीपी के बराबर। और बीडी किसके बराबर? तो डीपी के बराबर। इनका अब मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एपी इज इक्वल टू सीपी। और सीपी बराबर क्या होगा? तो बताइए, सी से जो पी की दूरी है ये क्या होगी? तो ओ सी प्लस ओपी। यदि इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर? सीपी के बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओपी प्लस ओसी। और ओपी का मान कितना? तो आर। और ओसी का मान यहाँ पे आप निकाल चुके कितना? एल कॉस थीटा। अब हम मान निकालेंगे किसका? बीपी का। ठीक है ना? तो समझिए बीपी। और बीपी किसके बराबर होगा? तो ध्यान दीजिए, बीपी किसके बराबर? इस डी पी के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे डी पी। और डीपी का मान निकालने के लिए समझिए, ओ से पी तक की दूरी क्या है? आर। और ओ से डी की दूरी क्या है? अभी आप निकाले हो ओ डी, एल कॉस थीटा। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो एल कॉस थीटा। तो हमें केवल दूरी चाहिए डी से पी की। इस पूरे आर में से एल कॉस थीटा को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ओ पी माइनस ओ डी। तो ओ पी का मान आर और इसका मान दिया गया एल कॉस थीटा। आ रहा समझना? अब यहाँ पे समझिए, ए से पी की जो दूरी है वो हो गया आर प्लस एल कॉस थीटा। और बी से पी की जो दूरी है वो हो गया आर माइनस एल कॉस थीटा। तो हमें क्या चाहिए होता है? माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी और फिर प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी, जो हमें ज्ञात हो गया। अब हम क्या करते हैं कि एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव निकालेंगे और फिर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकालेंगे और फिर दोनों का परिणाम निकाल देंगे। अब सुनना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज? प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। इसको मान लेते क्या चीज? V1। ये क्या होगा? 1/4 इंटू क्यू। अब बता में दूरी क्या है? तो r माइनस एल कॉस थीटा। और इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब किसके कारण निकालेंगे? तो माइनस क्यू आवेश के कारण। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। और इसको मानेंगे क्या चीज हम लोग? V2। और ये हो जाएगा 1/4 माइनस क्यू बाई, अब माइनस क्यू वजह से दूरी क्या है? तो r प्लस एल कॉस थीटा। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अरे सुनना, अब इनका निकालेंगे क्या? परिणाम। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव। तो V बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2। और V1 का मान है 1/4 क्यू बाई आर माइनस एल कॉस थीटा। और V2 का मान देखिए माइनस में दिया गया है। और सुना, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 1/4 क्यू बाई आर प्लस एल कॉस थीटा। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें का मान तो 1/4 इंटू क्यू इसमें भी है और 1/4 क्यू इंटू क्यू इसमें भी है। अरे सुनना, तो चलिए कामा बोल लेते हैं। तो V बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू क्यू। यहाँ बचेगा 1/r माइनस एल कॉस थीटा माइनस यहाँ बचेगा 1/r प्लस एल कॉस थीटा। अब इसका फिर एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर क्या करना है? हल करना है। तो V इज इक्वल टू क्या होगा?
1/4πε0 इंटू क्यू, और यहाँ पे जब एलसीएम इसका लिया जाएगा ये होगा r माइनस एल कॉस थीटा, और ये होगा क्या चीज r प्लस एल कॉस थीटा। अब समझिए, इससे हम जब इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा प्लस वाला, ये हो जाएगा r प्लस एल कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, और इससे भाग देंगे प्लस वाला खत्म, बचेगा क्या माइनस वाला, और यहाँ पे लगा है माइनस, तो माइनस इसका चिन्ह क्या करेगा बदल देगा, जो प्लस में है वो माइनस में, और जो माइनस में है वो प्लस में। अरे सुनना, तो यहाँ से प्लस आर माइनस आर क्या हो गया खत्म, यहाँ बचेगा v इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, और यहाँ हो गया देखिए एल कॉस थीटा, ये हो गया 2l cos थीटा, और बटा में समझिएगा, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एल स्क्वायर दिया गया है, एल स्क्वायर को हम क्या करते हैं सूक्ष्म नगण्य मानते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि एल स्क्वायर बहुत ही क्या है छोटा है, इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य का मतलब क्या है जीरो मानने पर, हर असना ना के बराबर, तो जब ये हद का जीरो होगा तो जीरो से इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा जीरो, यानी नीचे क्या बचेगा आर स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू, यदि इसमें हम गुणा कर दें तो ये होगा 2ql cos थीटा, और नीचे हो गया क्या चीज आर स्क्वायर। अब चूंकि आप लोग पढ़े हो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू 2ql, तो इस 2ql के यहाँ पे आप क्या रख लो P रख लो, तो ये होगा 1/4πε0 इंटू P cos थीटा, और बटा में R स्क्वायर, और यही आपका क्या है वैद्युत द्विध्रुव के व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव। चलिए नोट करिए जल्दी। अगले दिन देखेंगे विभव प्रवणता के बारे में, चलिए आइए देखते हैं विभव प्रवणता। अभी विभव प्रवणता क्या होता है तो समझिए, जैसे मान लीजिए क्या है कोई वैद्युत क्षेत्र है, क्या ये वैद्युत क्षेत्र है, और यदि हम यहाँ पे एक बिंदु ले फिर यहाँ पे एक बिंदु ले, यानी कि मान लीजिए इसमें 3 बिंदु हैं ए बी सी, अरे सुनना, तो इस बिंदु का जो विभव होगा उसको मान लेते हैं वी ए, इसका विभव मान लेते हैं वी बी, और इसका मान लेते हैं क्या चीज वी सी। अरे सुनना, तो यदि हम ये कहें कि इनमें से सबसे अधिक विभव किसका होगा, तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक विभव किसका होगा वी ए का, फिर वी बी का, और फिर वी सी। अरे सुनना, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो विभव का मान क्या होता जा रहा है घटता जा रहा है। अरे सुनना, विभव का मान क्या होता जा रहा है घटता जा रहा है, यानी कि जैसे जैसे हम दूरी तय कर रहे हैं विभव में क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है। अरे सुनना, अब वो विभव परिवर्तन हो किसके सापेक्ष रहा है तो दूरी के सापेक्ष, दूरी बढ़ा रहे हैं विभव में परिवर्तन हो रहा है, फिर बढ़ाएंगे क्या होगा विभव में परिवर्तन होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि दूरी के सापेक्ष, देखिए आगे बढ़ रहा है विभव का मान घटता जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि दूरी के सापेक्ष विभव में जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं क्या चीज विभव प्रवणता। अरे सुनना, अब एक समझिएगा, जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं विभव का मान क्या होता जाता है घटता जाता है। अरे सुनना, और ये एक प्रकार की कैसी राशि होती है तो ये एक सदिश राशि होती है। अरे सुनना, अब सदिश है तो इसकी कहीं ना कहीं क्या होगी दिशा होगी, तो दिशा किधर होती है तो वैद्युत विभव के बढ़ने की दिशा में होती है, यानी वैद्युत विभव किधर बढ़ रहा है उधर बढ़ रहा है, तो विभव प्रवणता की भी किधर दिशा होगी उसी दिशा में होगी। अरे सुनना, चलिए आइए लिखते हैं हम लोग विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता के बारे में क्या होता है कि दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन,
को क्या कहते हैं लोग, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो समझिए, तो विभव प्रवणता बराबर हुआ क्या, विभव प्रवणता इज इक्वल टू हो गया विभव परिवर्तन, विभव परिवर्तन और किसके सापेक्ष, तो दूरी के सापेक्ष। और सुनना, अब जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं, समझिएगा कि एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और इसमें दो बिंदु ए और बी ले लेते हैं। यहाँ पे ए हो गया और ये बी, और इस ए का जो भी है और इसका जो भी है वो भी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे विभव का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। इनकी दूरी हम मान लेते हैं क्या, डेल एक्स। तो यहाँ पे जो विभव में परिवर्तन होगा वो होगा वी ए माइनस वी बी और बटा में डेल एक्स, या फिर यदि माइनस का मान ले लेते, ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए और बटा में डेल एक्स। और ये क्या है, विभव में परिवर्तन, परिवर्तन किससे दिखाते हैं लोग, डेल वी से। तो ये हो गया आपका क्या चीज, विभव प्रवणता। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत, चलिए अब अच्छे समझेंगे। अभी हम क्या बताएं कि विभव प्रवणता जो होता है इधर क्या होती है, सदिश राशि होती है, और सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर हम बताए हैं, विभव के बढ़ने की दिशा में, यानी विभव इधर बढ़ रहा है, हरा सुनना, तो क्या होगा, इसकी दिशा इधर ही होगा। एक चीज और समझेंगे कि जैसे जैसे विभव क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ता जाएगा, तो विभव प्रवणता का जो मान होगा वो क्या होता है, कम होता जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसी में लिख लीजिएगा कि विभव प्रवणता एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है ना। और जब सदिश है तो इसकी दिशा भी होगी, तो इसकी दिशा किधर होती है, वैद्युत विभव के बढ़ने की दिशा में होती है। अरे सुनना, तो आप लिखेंगे जिसकी दिशा वैद्युत विभव के बढ़ने की दिशा में होती है, ठीक है। अब समझेंगे, वैद्युत क्षेत्र में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो विभव का मान क्या बताया गया, अभी घटता जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं विभव का मान घटता जाता है, ठीक है ना। अच्छा चलिए इसका थोड़ा मात्रक और विभव सूत्र निकाल लेते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है, अभी आप फॉर्मूला भी देखेंगे कि विभव प्रवणता जो होता है ये किसके बराबर, विभव में परिवर्तन बटा में क्या चीज, दूरी, अर्थात ये क्या चीज है, विभव है, और विभव का मात्रा क्या होता है, तो वोल्ट, और ये दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर। तो ये हो गया क्या चीज, इसका मात्रक। हर सुनना, अब समझे, इसका थोड़ा बीमीय सूत्र निकाल दिया जाए। तो बीमीय सूत्र क्या होगा, समझेंगे। आपको वोल्ट यानी विभव का बीमीय सूत्र लिखवाया गया है, और यदि नहीं आता तो आप निकाल दे सकते हो। देखो V बराबर आपको पड़ेगा क्या, W बाई क्यू, और W क्या कार्य है, और कार्य का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है ml स्क्वायर टी पर माइनस 2, और आवेश का होता है क्या चीज, A P। अब इसको भेज दीजिए ऊपर, तो ये हो गया ml स्क्वायर, और T को भेजेंगे ऊपर तो माइनस 2 पहले से, इसका भी माइनस में हो जाएगा, अर्थात -3, और A को ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस का 1। तो ये हो गया वोल्ट का, यानी कि विभव का ml स्क्वायर टी पे -3 A पर -1, और नीचे आपका मीटर दिया गया तो क्या हो जाएगा L, इसको ऊपर करेंगे तो एगो L से एगो L क्या हो जाएगा, खत्म। ये हो जाएगा ml t पे -3 A पर -1। ये क्या है, इसका विमीय सूत्र है। चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए अगली हेडिंग देखेंगे हम लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध।
ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभव प्रवणता में संबंध। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र लेंगे। ये हो गया आपका क्या चीज, वैद्युत क्षेत्र ई। और इस वैद्युत क्षेत्र में हम दो को बिंदु ले लेंगे, क्या चीज, ए व बी, जिनके बीच की दूरी कितना हम मान लेंगे, डेल एक्स। और हम करेंगे क्या कि एक परीक्षण आवेश क्यू नाट, किसको, क्यू नाट को इस बिंदु बी से ए तक हम क्या करेंगे, लाएंगे। और लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य हम क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है ना। और समझिए, आपको बताया गया है कि परीक्षण आवेश पर सदैव क्या होता है, धनावेश होता है। हर सुना। अब धन आवेश होने के कारण वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर जो बल लगेगा वो किधर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, अर्थात एफ जो होगा ये होगा क्यू नॉट इंटू ई, जिसकी दिशा किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। विस्थापन हमें किधर करना है, बी से ए लाना है, यानी कि इस दिशा में। तो यहाँ पे विस्थापन और बल दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। और जब विपरीत होते हैं तो इनके बीच का जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 180 अंश का बनेगा। अरे सुनना, थोड़ा समझिएगा। अब एक चीज समझेंगे, मान लेते कि बिंदु ए का जो विभव है वो भी ए, और बी पर जो विभव है वो भी बी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज कि परीक्षण आवेश क्यू नाट को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो कार्य बराबर आपको पढ़ो, डब्ल्यू बराबर क्या चीज, बी इंटू क्यू नॉट। यहाँ पर क्यू नॉट इसलिए हम क्यू नॉट ले रहे हैं। अब समझिए, कार्य का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो, बल गुणे विस्थापन इंटू कॉस थीटा, और ये होगा v इंटू क्यू नॉट। अच्छा, चलिए सबका मान रखते हैं। तो f का मान कितना, तो क्यू नॉट इंटू ई, विस्थापन कितना, डेल एक्स, थीटा 180। और यहाँ पे जो विभव है, तो बताइए, दूरी बाहर है, विभव में होगा परिवर्तन। तो परिवर्तन क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, और यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म, और ये हो गया e इंटू डेल एक्स, और cos 180 समान माइनस 1, और ये हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया जाए। ठीक है, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, बी ए माइनस बी बी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल भी। अब एक काम करिए, डेल एक्स को उधर भेज दो, और माइनस से दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा e इंटू डेल एक्स बराबर माइनस डेल v। तो e बराबर क्या होगा, माइनस डेल v बाई डेल एक्स। और यही आपका क्या है, तो विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए अगले देखेंगे हम लोग, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये क्या होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा समझेंगे। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा समझिए। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे दो समान प्रकृति के आवेश हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू, ठीक है ना। तो जब दोनों समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। आ सुनना, समझिए, यानी कि ये वाला आवेश इसको खेदेगा किधर, इधर खेदेगा, और ये वाला आवेश इसको खेदेगा किधर, उधर खेदेगा। इसका मतलब क्या, इन दोनों में क्या है, प्रतिकर्षित हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसा काम करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित ना करें, यानी कि दूर ना खेदे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य इस निकाय में ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संचित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अरे सुनना, याद समझिए, एक हम ले ले रहे हैं माइनस क्यू, और एक ले ले रहे हैं क्या चीज, प्लस क्यू। तो इन दोनों के बीच क्या होता है, तो पढ़े हो, ये माइनस है इसको इधर खींचेगा, ये वाला क्या करेगा, ये वाला जो आवेश है प्लस आवेश इसको इधर खींचेगा।
अरे सुनना, इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, और हम क्या करेंगे कि इसको मिलने नहीं देंगे। अरे सुनना, और मिलने नहीं देंगे इसका मतलब क्या कि हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य इस निकाय में ऊर्जा के रूप में क्या होगा, संचित होगा, और उसी ऊर्जा को हम कहते हैं क्या, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अरे सुनना, इसका मतलब क्या कि जब दो आवेश को इसमें क्या करेंगे, हम लोग पास लेकर के आएंगे, इसमें क्या करना है, दूर करना है। तो जब दो या दो से अधिक आवेशों को पास लाने में या दूर ले जाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है, या जो कार्य हमें प्राप्त होता है, वही कार्य इस निकाय में ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संचित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अरे सुनना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि जब दो या दो से अधिक आवेशों को पास लाने या दूर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, या जो कार्य हमें प्राप्त होता है, वही कार्य उस निकाय में ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संचित होती है, संचित होती है, जिसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ऊर्जा का मात्रा क्या होगा, जूल। अरे सुनना, तो इसका यदि मात्रक हम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, इसका मात्रक क्या होगा, जूल, जो एम के एस पद्धति में होता है, और एक होता है क्या चीज, अर्ग, ये किसमें होता है, सी जी एस पद्धति में होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। और चूंकि ये ऊर्जा है, तो ऊर्जा को हम किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं, या तो मन करके आप लिख भी सकते हो कि इसे हम किससे दिखाते हैं, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और एक चीज समझिएगा, इसमें हम लिखे हैं क्या चीज कि जो कार्य करना पड़ता है या जो कार्य हमें प्राप्त होता है। तो कब हमें कार्य करना पड़ेगा और कब हमें कार्य प्राप्त होगा, इसको समझिएगा। जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, या तो दोनों धन आवेश या तो दोनों ऋण आवेश हो, तो वहां पे हमें कार्य क्या होगा, करना पड़ेगा। अरे सुनना, और जब दोनों आवेश क्या हो, विपरीत प्रकृति के हों, तो वहां पे जो कार्य होगा वो हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। अरे सुनना, एक चीज और यहाँ पे समझिएगा, जब दोनों समान प्रकृति के होंगे, तो वहां पे जब हम कार्य करेंगे तो वैद्युत स्थिति जो होगा उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। और जब कार्य हमें प्राप्त होगा तो वहां पे वैद्युत स्थिति ऊर्जा का जो मान होगा वो क्या होगा, घटेगा। इसको थोड़ा नोट में लिख लीजिएगा। नोट पहला, जब किसी निकाय में, जब किसी निकाय में हमें कार्य करना पड़े, करना पड़े, तो उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक ना। और वहीं दूसरा लिखेंगे कि जब किसी निकाय से हमें कार्य प्राप्त हो, तो उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या भी घटती है, ठीक है। चलिए नोट करिएगा।
चलिए आइए देखते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के सूत्र का निगमन। यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के सूत्र का निगमन। समझिएगा इसके लिए पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम तो ये बिंदु आवेश लेंगे क्या चीज Q1। अब इस बिंदु आवेश से मान लेते हैं कि r दूरी पर का एक बिंदु P है और जहां पे हमें क्या करना है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। इसमें हम करते क्या है, एक चीज इसमें मानेंगे कि एक Q2 आवेश अनंत पे क्या किया गया है, रखा गया है। हमारा समझा। और इस Q2 आवेश को हम क्या कर रहे हैं, बिंदु P पर ला रहे हैं और लाने में जो किया गया कार्य होगा वही कार्य इस निकाय में ऊर्जा के रूप में क्या होगा, संचित होगा और उसी ऊर्जा को हम कहते हैं क्या, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हमारा समझा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस Q1 आवेश से बिंदु P पर हम V1 निकालेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। लेकिन यहाँ पे आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विभव, तो बताइए यहाँ पे विभव मान लेते हैं क्या, V1 और ये हो जाएगा 1/4πε0 और ये हो जाएगा आवेश Q1 है और बटा में क्या होता है R। ये हो गया क्या चीज, विभव। अरे सुनना, अब इस Q2 आवेश को हम कहाँ लाएंगे, बिंदु P पर लाएंगे और लाने में किया गया क्या करेंगे, हम लोग कार्य की गणना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आवेश Q2 को अनंत से हो गया बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य, और कार्य को दिखाते हैं W से, और W बराबर आप लोग पढ़े हो क्या, V इंटू Q। तो यहाँ पे जो विभव है उसको हम V1 माने हैं और जो आवेश आप ला रहे हो वो क्या है, Q2। चलिए V1 का मान यहाँ पे रख लीजिए, तो W बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R और इनटू Q2, तो W बराबर होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R। और यही जो कार्य है निकाय में ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यही कार्य निकाय में ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और इसे दिखाते किससे हम लोग, U से। तो U बराबर हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R, और यही क्या है इसका सूत्र है। चलिए एक चीज और इसमें देख लेंगे हम लोग कि इसमें जो आवेश का मान होगा, ठीक ना, इसमें आवेश का मान हम क्या करते हैं, चिन्ह सहित रखते हैं। यानी कि प्लस में होगा तो प्लस में, माइनस में होगा तो माइनस में, चिन्ह सहित रखते हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज और थोड़ा सा समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने दो आवेश लिया Q1 और Q2, तो इसके बीच लगने वाली ऊर्जा क्या, एक। यदि तीन को ले लें आवेश, तो Q1 Q2 और यहाँ पे ले ले रहे हैं Q3, तो यहाँ पे समझेंगे एक जो ऊर्जा होगा इनके बीच लगेगा, एक ऊर्जा इन दोनों आवेश के बीच लगेगा और एक ऊर्जा इन दोनों आवेश के बीच रहेगा। यानी टोटल कितनी ऊर्जाएं हो गई, 3 गो हो गई। उसी प्रकार से 4 गो आवेश हम ले लें, एक आवेश यहाँ पे Q1 कर लेते हैं, Q2 यहाँ पे Q3 कर लीजिए, यहाँ पे Q4। तो समझेंगे एक ऊर्जा इनके बीच, एक ऊर्जा इनके बीच, एक ऊर्जा इनके बीच और एक ऊर्जा इनके बीच, टोटल कितने हुए 4। और एक ऊर्जा Q1 और Q4 के बीच और एक ऊर्जा Q2 और Q3 के बीच, यानी 4 और 2 6 हो गए। तो यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला है, ठीक ना। यदि n आवेश दिए गए हों तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा
कितनी होगी हम कैसे पता करेंगे? तो n (n - 1/2) ये क्या है इसका फार्मूला। चलिए अब नोट कर लीजिए।